नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हम आपको आज इस वीडियो में करवाएंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेज हमारी देखी है तो ठीक, और पेपर आपका अभी तक नहीं हुआ तो आप इस क्लास के क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, पेपर में फिर रिपीट होने की संभावना है। बार बार आ रहे हैं ये क्वेश्चन तो सीधी सी बात है आपके एग्ज़ाम में भी फिर आएंगे। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे दूँ, ITI फर्स्ट ईयर के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्लास प्लस 15 क्लासेज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की हमने आपको दी है। मेरी बच्चों से बात हुई है, पूरा पेपर हमारी उन्हीं क्लासेज में से आ रहा है। चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है ITI एग्ज़ाम 2024। आप प्ले लिस्ट में जा करके उन क्लासेज को देखिए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की कॉमन है, तो आप अपनी फर्स्ट ईयर वाली चूज करके वहाँ से देख लेना। रिकॉर्डेड क्लास है अब आपके लिए, तो स्पीड आप डबल कर सकते हो, यानी लगभग 17 से 18 क्लास में आपका काम हो जाएगा। लेकिन 100% CBT एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चंस के फंसे जाने की हम आपको गारंटी देते हैं। सो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट पर और उनको देखिएगा, और सबसे पहले इस क्लास के जो क्वेश्चन है उनको ज़रूर देख लो। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब किए ना देखें प्लीज़, बहुत फ़र्क पड़ता है। और आइए शुरू करते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये बार बार आए हैं, फिर संभावना रहेगी आपके पेपर में। तो एग्ज़ाम कब है आपका, उससे पहले समय निकाल कर इस क्लास को देख लो, दोस्तों तक पहुँचा देना। सवाल देखो, एकल चरण ऊर्जा मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? कार्यकारी सिद्धांत पूछ रहे हैं किसका? सिंगल फेज एनर्जी मीटर का। देखो सिंगल फेज एनर्जी मीटर मोस्टली 3 फेज वाले भी हमारे जितने भी होते हैं वो इंडक्शन यानी प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सिंपल सिद्धांत क्या होता है? CCPC, 2 मैग्नेट होती है और उसके बीच में एल्यूमिनियम की डिस्क रखी होती है। ऊर्जा मीटर में करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल नाम से 2 कुंडलियाँ होती है और उनके बीच में एल्यूमिनियम की डिस्क होती है और वो डिस्क रोटेट करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा इसे, काम बहुत आएगा, पेपरों में आ भी रहा है आपके। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे तो जो बच्चे इस क्लास से जुड़े ना, हो सकता है उनको ये लगे कि यार गुरुजी क्या समझा रहे हो, या तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, समझ कम आ रहा है। क्योंकि अब देखो अपन केवल रिवीजन ही कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो है जो हम उन 35 क्लासेज में आपको करवा चुके और वहाँ इतना डीपली बताया। गारंटी देता हूँ, एक बार एक क्वेश्चन को पढ़ लिया कभी नहीं भूलोगे। तो समय निकाल कर वहाँ से क्लास देखना। सवाल देखो, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर प्रकार का जो उपकरण होता है वो किस राशि को मापने के लिए, किस मात्रा को मापने के लिए उपयोग करते हैं? ध्यान से समझिएगा। डायनेमोमीटर में क्या होते हैं कि दरअसल 3 प्रकार के मीटर होते हैं। वाट मीटर भी होता है, एम्पीयर मीटर भी होता है और वोल्ट मीटर भी होता है। ठीक है, अब इसका मतलब तो हम इसे करंट, वोल्टेज और पावर तीनों नापने के लिए काम में ले सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर के टाइम में जब इसको काम में लेते हैं ना, तब इसका पैमाना अरैखिक होता है, जैसे कि हमारा MI टाइप का। जबकि वाट मीटर के रूप में पैमाना रैखिक होता है, सुग्राहिता उच्च होती है। मीटर की सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग देता है। यानी डायनेमोमीटर प्रकार का मीटर वाट मीटर के रूप में मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट सूटेबल है, जबकि एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर में इतना उपयुक्त नहीं है। किससे तुलना करने पर? MI टाइप से, PMMC से तुलना करने पर। परमानेंट मैग्नेट और मूविंग कॉइल जो मीटर है वो, प्लस मूविंग आयरन टाइप का मीटर जो है वो एम्पीयर मीटर में, वोल्ट मीटर में इस डायनेमोमीटर से तुलना करने पर ज़्यादा बेहतर है। इसलिए डायनेमोमीटर को हम शक्ति नापने के लिए यानी एज ए वाट मीटर सर्वाधिक उपयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण। तो क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? पावर करना है। करंट और वोल्टेज क्यों नहीं किया? डायनेमोमीटर, एमीटर तो थ्योरेटिकल हम पढ़ाते ही है, आपने भी पढ़ा ही होगा, है ना। अच्छा, मीटर में सवाल आ रहा है। देखो, शंट प्रतिरोध बनाने के लिए कौन सी सामग्री इस्तेमाल करते हैं? इन्होंने शंट का डायग्राम क्यों दिया, मेरी समझ से बाहर है। वो डायरेक्ट ही आपसे पूछ सकते थे कि शंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो शंट बनाने के लिए मैग्नीन का इस्तेमाल करते हैं, डायग्राम देने की ज़रूरत ही नहीं थी। बात ये आती है कि शंट होता क्या है। तो दरअसल शंट जो होता है ना, वो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। यानी कोई एम्पीयर मीटर 1 एम्पीयर धारा नाप रहा था, इससे अगर 10 एम्पीयर की करंट नापने जैसा हमें इसे बनाना हो तो हम इसमें क्या करते हैं? शंट लगाते हैं। शंट कैसे लगता है? मीटर कॉइल के हमेशा पैरेलल लगता है, समांतर में लगता है, तो यहाँ लगता है। ठीक है,
अभी आपका डी उत्तर आएगा। ये डायग्राम देखते ही, संट शब्द देखते ही मैग्नीन ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं फिर बता दूं, सीबीटी एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन सफल करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो आपको ए या बी में मिले वो वहाँ भी ए या बी में ही हो, वो किसी और ऑप्शन में भी हो सकता है। इसलिए आपको ऑप्शंस पर पूरा ध्यान देना है, चीज़ जो लिखी हुई है उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। देखो भाई, नेक्स्ट ये वाला इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर दिन हर शिफ्ट में आ ही रहा है। एक तो ये वाला, एक इसी फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल और बनता है। तो टोटल आपको मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखो, अब एक सवाल के आसपास जितने भी क्वेश्चंस और बने ना, तो आप उनको एक ही बार में कवर करने की कोशिश कर लिया करो, ताकि अपन क्या बार बार उस सवाल को आगे नहीं लाना पड़े। क्वेश्चन देखो क्या करे, ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल आवेश को अपन Q से दर्शाते हैं और वोल्टेज को V से दर्शाते हैं, तो उसकी कैपेसिटी C जो है उसके लिए सही फॉर्मूला क्या होगा, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन कैसे होंगे। देखो, अगर कैपेसिटर वाले फॉर्मूले में आपको याद हो तो हम Q बराबर CV लिखते हैं। माय डियर, अब इससे 3 फॉर्मूले बनते हैं, आपको जो याद रखना है रख सकते हो, जैसे याद रखना है रख सकते हो। खैर, इन्होंने हमसे C पूछा है, C कैलकुलेट करोगे तो V कहाँ आ जाएगा, भाग में, यानी C बराबर Q/V हो जाएगा। और ये रहा आपके फर्स्ट ऑप्शन में। पहले तो इसी क्वेश्चन के इसी आंसर को ध्यान में रख लो। बताओ, इतनी दूर की बात समझ में आ गई क्या? अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड क्वेश्चन जो एक और आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आंकड़े बता रहा हूँ, वो आंकड़े भी चेंज इसमें नहीं होंगे। आंकड़े क्या आते हैं, वो ये कहता है कि एक कैपेसिटर 0.5 कूलाम का आवेश एक्यूमुलेट करता है, एकत्रित करता है, जब उसे 35 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। कैपेसिटर की कैपेसिटी बताइए कितनी है, यानी C बराबर Q/V होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे हैं, और अगर आपके शिफ्ट में न्यूमेरिकल वाला आ गया तो वो भी कर देंगे। आते दोनों में से एक ही है, हाँ किस्मत साथ दे तो दोनों भी आ सकते हैं, एक ही शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिस बच्चे का सही आंसर आएगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे। जिन बच्चों को उत्तर नहीं पता वो पिन कमेंट को चेक कर लें। पिन कमेंट वही होगा जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, और सबसे पहले जो बच्चा कर देगा, ठीक है। तो ज़रूर, इसलिए बीच में पूछ रहे हैं आपसे, पता लगे कि कौन कौन बच्चे हैं जो क्वेश्चन को यहाँ तक देख रहे हैं, क्लास को यहाँ तक देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ना क्लास को बीच में 2, 4, 5 मिनट की देख करके बाहर हो लेते हैं, इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देखो, 2 तरीके से आ रहा है। पूछ रहा है कि RLC सर्किट अनुनाद कब होता है। अनुनाद को इंग्लिश में रेजोनेंस बोलते हैं। देखो, हमारे सर्किट में क्या होता है, AC की बात कर रहा हूँ मैं, R धारा प्रवाह का विरोध करता है, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस भी धारा प्रवाह का विरोध करते हैं, और इसे हम लोग XL बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर भी धारा प्रवाह का विरोध करता है, और इसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। यानी धारा के प्रवाह के विरोध में 3 चीज़ें हो गई, इन तीनों को मिलाने से Z निकलता है, जिसे अपन इम्पीडेंस बोलते हैं। तो अगर किसी सर्किट में R, L और C तीनों लगे हुए हैं, और इन दोनों की वैल्यू यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, तो परिपथ की उस स्थिति को अनुनाद कहा जाता है। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर सुन लो, C उत्तर सही होगा, ठीक है। अब सुनो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है। सेम यही क्वेश्चन आ रहा है, भाषा बदल करके, भाषा बदल नहीं रहा है, ऑप्शन में लैंग्वेज बदल रहा है। क्या देगा मैं बताऊं, किस स्थिति में RLC परिपथ अनुनाद हो जाता है। और अब वो क्या कर रहा है, ऑप्शन में लिख करके दे रहा है कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। तो बताओ, क्वेश्चन तो एक ही था ना, एक ही क्वेश्चन की उसने 2 भाषाएं बना दी और एक तरह से 2 क्वेश्चंस बना दिए। तो हमें दोनों के लिए प्रिपेयर करना है खुद को, ताकि हम वहाँ पर बेहतर रिजल्ट दे सकें। बताओ, दोनों चीज़ें समझ में आ गई क्या? और भी इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट एक क्वेश्चन के 2 बन रहे हैं ना, वो मैं फ़िलहाल के लिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये वाला नया क्वेश्चन है, सभी शिफ्टों में अब तक नहीं आया था, तो अब ना मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा रिपीट होगा, क्योंकि जो नया क्वेश्चन बन जाता है ना, फिर आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। वो सवाल कह रहा है करंट और वोल्टेज के बीच आपको रिलेशन दिखाया गया। देखो, अपने AC सर्किट में 3 होते हैं लोड के प्रकार, मैंने आपको बताया, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। तीनों में ना करंट और वोल्टेज जो होती है वो आगे पीछे चलती है। देखो, इसमें ना यहाँ से आपको पकड़ना होता है, ठीक है। दोनों 0 से एक साथ शुरू हुआ, दोनों आप देख रहे हैं कि शिखर मान पर भी एक ही साथ गए, यानी एक ही समय पर, फिर एक साथ 0 हुए, फिर पीक वैल्यू पर, फिर 0 पर। दोनों राशियां जब एक साथ साथ चलती है
तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन फेज, हिंदी में कहा जाता है कला में। तो ये दोनों राशियाँ इन फेज है, ए ऑप्शन आपका सही है। मतलब इन फेज ऑप्शन ढूंढ लेना। अब मैं आपको वो दोनों और बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में क्या पता एग्जामिनर बदल ही दे, बदलेगा नहीं। आपके सीबीटी एग्जाम में सेम क्वेश्चन आते हैं, घबराना मत। पहला मेरा सवाल, नहीं समझ में आए ऐसा डायग्राम आ जाए, इन फेज करके आना, सही होने की संभावना है। लेकिन माय डियर, अगर दूसरा वाला डाल ही दे तो देखो, अगर इस तरह का डाल देना तो इसमें है, यहाँ मान लीजिए मैं V लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ I, तो इसमें करंट वोल्टेज से लैगिंग है, 90 डिग्री पीछे चल रही है। और इस तरह से अगर एक और डायग्राम हमें दे दे जिसमें यहाँ I और यहाँ पर V लिख दे, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रहा है, इसे लीडिंग बोलते हैं। ये कैपेसिटिव सर्किट में होता है, ये इंडक्टिव सर्किट में होता है, ये रेजिस्टिव सर्किट में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये फंडामेंटल एसी है, मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। ITI में पढ़ाने के लिए जब आते हैं तो इस टॉपिक में पूरा 1 महीना लगता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सवाल अगला, BH कर्व में X से अंकित इस भाग का नाम क्या है? स्ट्रेसिस कर्व आपको किसी ने पढ़ाया होगा, BH कर्व पढ़ाया होगा या स्ट्रेसिस हानि पढ़ाई होगी, बस ये वही वाला है। ये बताता है कि हम किसी पदार्थ को मैग्नेटाइज करने के लिए बाहर से कितना फोर्स डालते हैं तो पदार्थ कितना चुंबकित हुआ। तो ये H जो होता है ना, ये कहलाता है अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स, यानी आरोपित चुंबकीय बल। और B जो है ये कहलाता है पदार्थ का चुंबकित होना। वही बात, जीरो से चले, पहले हुआ फिर सेचुरेट हो गया, फोर्स को वापस जीरो किया तो वो जीरो नहीं हुआ, यहाँ तक आकर अटक गया। माय डियर, इस इतने से पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व है। ये डिपेंड करता है कि उस मटेरियल की धारण क्षमता कितनी है, रिटेंटिविटी कितनी है। अब बात क्या आई कि जब आप नेगेटिव दिशा में फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो पहले इस अवशिष्ट चुंबकत्व को ख़त्म करने के लिए इतनी सी एक पावर लगाते हैं, जहाँ इसने एक्स लगाकर हमसे पूछा है। अवशिष्ट चुंबकत्व को ख़त्म करने के लिए जो एक विपरीत दिशा में ऊर्जा, जो एक बल लगाया जाता है, उसे निग्राही बल या निग्राहिता कहा जाता है। इंग्लिश में कोअर्सिविटी बोलते हैं, हिंदी में निग्राहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निग्राहिता या निग्राही बल। इंग्लिश में बोलते हैं कोअर्सिविटी या कोअर्सिव फोर्स। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। ITI में पूरे 1 दिन की क्लास होती है इस चैप्टर पर। स्ट्रेसिस हानि कैसे निकलेगी, स्ट्रेसिस लूप कैसे निकलेगा, वायु का स्ट्रेसिस वक्र कैसा होगा, सिलिकॉन का कैसा होगा, सबका समझाते हैं। अभी तो आप CBT एग्ज़ाम तक ही सीमित रहो, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। जो पेपर में आएगा वो हम बता रहे हैं, आप उतना पढ़ कर जाओ। पेपर वाला आपसे पूछेगा नहीं कि इसको आपने कैसे कर दिया, मुझे कारण बताओ, ये थोड़ी पूछता है। CBT एग्ज़ाम की खास बात यही होती है, ऑप्शन ए आपने टिक कर दिया, नंबर देने ही पड़ेंगे। मतलब अगर सही ऑप्शन है तो नंबर आपको देने ही पड़ेंगे, वो आपको नंबर 0 उसके नंबर नहीं काट सकता, इसलिए जो पता नहीं वो पढ़ लो। सिंगल फेज RC समांतर परिपथ लाइन करंट की फॉर्मूला पूछ रहा है। देखो ये डायग्राम वाला आएगा, ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, केवल उत्तर बता रहा हूँ, याद रखना। इसमें हमारे वैसे 3 फॉर्मूले बनते हैं, RL सर्किट, RC सर्किट, RLC सर्किट, लेकिन अभी एक ही आ रहा है तो इसी का याद रखो। रेजिस्टर की करंट का स्क्वायर प्लस कैपेसिटर की करंट का स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाना है, ये फॉर्मूला है। रेजिस्टर की धारा यहाँ चल रही है। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको। DC और AC में क्या फ़र्क है गुरुजी? यही फ़र्क है। अगर ये DC सर्किट होता, यहाँ 3 एम्पियर करंट और यहाँ 4 एम्पियर करंट है ना, तो यहाँ से 7 एम्पियर करंट होती, लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ 5 एम्पियर करंट है। AC में राशियों का सदिश योग किया जाता है और DC में बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग होता है 3 + 4 7, लेकिन AC में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ा तो 25, 25 का अंडर रूट निकाला तो 5 एम्पियर। फंडामेंटल AC वाला एक टॉपिक है, यही तो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1 महीने का टॉपिक है, पूरा 1 महीने का। आपको कॉलेज में कितने दिन में पढ़ाया वो मुझे नहीं पता। आप में से कॉलेज गए भी थे क्या, पहले तो ये बताओ, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने स्पष्ट कहा था कि गुरुजी कॉलेज ही नहीं गए, साल भर मस्ती मारी है, अब 4-5 दिन ढंग से पढ़ लो यार। कोई बात नहीं, मस्ती मार ली, बहुत मार ली, अब मौका है, ठीक है ना। इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, बिना लाइक किए नहीं जाना यार, बहुत मेहनत लगती है। हमारी मेहनत के बदले कर जाओ यार। और आपको लग रहा है कि यह समय अच्छे से समझ में आ रहा है तो फिर तो लाइक करना ही करना है। और चैनल सब्सक्राइब आपको भी करना है, दोस्तों से भी करवाइए। मैं कल एक एनालिटिक्स देख रहा था,
65% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। यार सब ने सब्सक्राइब कर लिया होता ना तो अपन भी 3 लाख के पार पहुंच जाते। थोड़े बढ़वा दो सब्सक्राइबर। आपको ही करना है, एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। कर लिया गया? आ जाओ क्वेश्चन पर। 3 फेज सप्लाई सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज कितनी होगी? बड़ा ही सिंपल सवाल है। लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज, यानी फेज वोल्टेज को 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना दिया हुआ है फेज वोल्टेज? 240 को 1.732 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आएगा 415 वोल्ट। बताओ सवाल समझ में आया क्या? सिंपल क्वेश्चन है ये इतने सिंपल हो चुके हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे इनको फटाफट कर रहे हैं, और कंपटीशन एग्ज़ाम वाले अलग ही लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, वो भी ये नहीं पूछ ही नहीं रहे। अभी ITI तक सीमित रहो, जब ITI पास हो जाएगी ना तब बात करेंगे कंपटीशन में क्या आता है। अभी घबराओ मत। सवाल देखो, 3 फेज AC सर्किट में फेज अंतर कितना होता है? बड़ा सिंपल है। 3 फेज में 120 डिग्री का है, और अगर सिंगल फेज सप्लाई में आपसे पूछ लिया जाए तो 90 डिग्री का है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर 2 फेज में पूछे तो कितना उत्तर करोगे? 2 फेज में फेज अंतर कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि एक फेज में क्या अंतर, एक ही चीज़ का कोई अंतर कर सकते हो क्या? ये फर्स्ट है कि सेकंड है, विनर है कि लूजर है? वास्तव में ये हमारे 2 फेज ही होते हैं। मोटर में कैपेसिटर लगाकर फेज स्प्लिट करते हैं ना। सवाल समझ में आ रहे हैं क्या? आ जाओ जी, अगला सवाल देखो। इस एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बताऊंगा और 3 के आप 6 बना लेना, सिंगल फेज के और 3 फेज के। आता जरूर है पेपर में। एक क्वेश्चन देखो, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आपको मैं बता दूं AC में हमारे क्या होता है, 3 तरह की पावर होती है। सिंगल फेज हो 3 फेज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाट, VA और VAR, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वास्तविक शक्ति, इसके लिए फॉर्मूला होता है VI cos phi। इसको बोलते हैं आभासी शक्ति, इसके लिए फॉर्मूला होता है VI। इसको बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति यानी रिएक्टिव पावर, और इसके लिए फॉर्मूला होता है VI sin phi। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो। रिएक्टिव पावर पूछा है ना, तो ये रहा VI sin थीटा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मान लीजिए इसी क्वेश्चन में रिएक्टिव की जगह एक्टिव पूछ लेता, तब ये रहा आपका फॉर्मूला VI cos phi। और अगर अपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति, तब ये रहा VI। ये थे सिंगल फेज के। अगर 3 फेज सर्किट दे दे तो इन सब के आगे √3 लगा देना। बस क्या करना है, √3 लगा देना। और ज़्यादा डीपली लिखना चाहो तो फिर इनको लाइन वोल्टेज लाइन करंट और लिख देना। √3 VL/IL लगा देना, लाइन वोल्टेज लाइन करंट। बताओ समझ में आ रहा है क्या? पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर इंश्योर कर लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर बाद में ध्यान देना है। पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको इंश्योर करना है कि इसका उत्तर क्या है, क्योंकि पेपर में ये वाला ज़्यादा आने की संभावना है, बाकी दोनों कम आएंगे। आ तो सकते हैं क्योंकि वो भी निम्मी ने अपनी PDF में दे रखे क्वेश्चन। निम्मी की PDF में से आने की संभावना है, लेकिन जो एग्ज़ाम में आ गया उसकी संभावना ज़्यादा है। आ जाओ, वो कह रहे हैं कि यदि टर्न के बीच दूरी बढ़ती है तो इंडक्शन का क्या होगा। अब ये उल्टा है, मैं नहीं मानता इसको, लेकिन करना वही है जो ये मान रहे हैं। ये कह रहा है कि एक कोर है इस तरह की, दूसरी कोर है इस तरह की, ठीक है। इस पर आपने टर्न लगा रखे बिल्कुल क्लोज 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 क्लोज, और इसमें आपने टर्न लगा रखे बिल्कुल दूर दूर। माय डियर, टर्न अगर दूर होंगे ना तो इंडक्शन घटेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक्यूमुलेट नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ेगा कर दिया। तो हम बढ़ेगा के साथ ही जाएंगे, क्योंकि नंबर आपको तभी मिलेंगे जो निमी के असाइनमेंट में सही माना गया है। इसलिए हमें इनके हिसाब से ही चलना है, इन्होंने जो किया है वही करना है। लेकिन एक्चुअल में अगर भविष्य में कभी कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर दो, जैसे मान लो इसरो के टेक्नीशियन का पेपर देने आप बैठ गए, उसमें एक क्वेश्चन आ गया, तो उस दिन आपको डिक्रीज करना है, ये ध्यान रखें। क्योंकि वो तो फिर बाद में उसी को ही सही मानेंगे जो एक्चुअल होता है, नहीं तो बच्चे उस पर तो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो भाई, किस प्रकार का कैपेसिटर अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेते हैं? तो शॉर्ट में इसको याद रख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालम प्रकार का कैपेसिटर होता है।
स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालम कैपेसिटर। स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालम कैपेसिटर, याद रह जाएगा ना। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है तो पढ़ ही लेना भाई। फ्लक्स घनत्व की इकाई पूछ रहा है। देखो फ्लक्स डेंसिटी की इकाई टेस्ला होती है। टेस्ला के अलावा इसकी दूसरी इकाई वेबर प्रति वर्ग मीटर भी होती है। एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। वेबर किसकी इकाई है? ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। एम्पीयर टर्म किसकी इकाई है? mmf, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल की इकाई है। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? एक ही क्वेश्चन में तीन तीन करवा दिए, है ना। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाती। सवाल देखो, एक ये वाला भी आ रहा है कि आपको चित्र में एक मीटर दिखाया, कौन सा है भाई? इसको नाम याद रख लो और ये बी ऑप्शन है। डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। डीसी का वोल्ट मीटर है जिसमें मल्टी रेंज है, यानी एक से ज़्यादा रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप इसे 0 से 5 वोल्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 से 50 वोल्ट के लिए भी सिलेक्शन कर सकते हैं और 0 से 500 वोल्ट के लिए भी इसका सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक ये वाला मीटर आ रहा है, तो ये है टेजेंट गैल्वेनोमीटर। और टेजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एब्सोल्यूट उपकरण है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट को हिंदी में निरपेक्ष उपकरण भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। निरपेक्ष मापी यंत्र टेजेंट गैल्वेनोमीटर है, स्पर्श या गैल्वेनोमापी बोल देना। कौन सा बल सूचक उपकरणों में गति पैदा करता है? ये यूं कह रहा है कि जैसे एक वोल्ट मीटर है 0 से 250 वोल्ट का, 200 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है, उसका पॉइंटर पहले 0 पर था, बाद में 200 पर कैसे आ गया? ऐसा उसमें क्या हुआ था? कॉइल को सप्लाई मिलती है, वो एक टॉर्क बनाती है, उसे डेफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। डेफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट या वोल्टेज के समानुपाती होता है। हिंदी में विचलन बल, विक्षेपक बल या विक्षेपण बल भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में डेफ्लेक्टिंग या डेफ्लेक्शन फोर्स ऑप्शन में आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? याद रह जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मापी यंत्रों की सुग्राहिता की इकाई क्या है? ओम प्रति वोल्ट में होती है। ये रहा बी ऑप्शन। ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो तो किलो ओम प्रति वोल्ट होता है। इसमें भी अगर आपको चूज करने के लिए कहे तो जिसकी सुग्राहिता ज़्यादा, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल एक 10 किलो ओम प्रति वोल्ट का है, दूसरा 20 किलो ओम प्रति वोल्ट का है, और आपको एक मीटर चूज करने के लिए कहे तो आप 20 किलो ओम वाले को प्राथमिकता देना। उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है माय डियर, यहीं रोकेंगे क्लास आज की। उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर दिया होगा। प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इन क्वेश्चंस की PDF हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देते हैं, डाल देते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपके फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।